प्रत्येक देश की दो प्रमुख नीतियां होती हैं। एक होती है आंतरिक नीति, जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी, और दूसरा होता है फॉरेन पॉलिसी, परराष्ट्र नीति। यानी कोई भी देश दूसरे देशों के साथ जो व्यवहार करता है अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए, तो उसको हम कहते हैं विदेश नीति। आज हमारे अध्ययन का विषय है कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, आधारभूत विशेषताएं क्या है। तो यहाँ हम आप देखें कि पहली जो विशेषता है वो गुटनिरपेक्षता है। क्या है? गुटनिरपेक्षता, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुटनिरपेक्षता की नीति को हमने क्यों अपनाया? क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी 40 के दशक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद दो गुट जो है बन चुके थे। पूंजीवादी राष्ट्रों के नेतृत्व में, खास करके यूएसए के नेतृत्व में जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं वो एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए, और दूसरी तरफ आप देखें कि साम्यवादी जो राष्ट्र या साम्यवादी जो विचारधारा है, उस विचारधारा का जो पोषक या उसका जो अगुवा था वो था आपका यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ। तो बहुत सारे राष्ट्रों ने खास करके साम्यवादी विचारधारा के अम्ब्रेला को अपनाया और उसकी छतरी के नीचे आ गए। भारत के साथ साथ तमाम 40 के दशक में जो 9 स्वाधीन राष्ट्र बने, उन्होंने ये निर्णय किया, खास करके हमें ये याद रखना है कि गुटनिरपेक्षता को जन्म देने वाले 3 प्रमुख नेता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो। ये 3 नेताओं ने जो है गुटनिरपेक्षता की नीति को जन्म दिया। पंडित नेहरू ने इसमें खासकर प्रमुख भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू की रही। पंडित नेहरू का ये मानना था कि अगर दोनों में से किसी एक गुट के साथ अगर हम चले जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लगभग आंशिक पराधीन हो जाएंगे उस गुट के, और जैसा वो निर्णय लेंगे, उचित या अनुचित, हमें उसका समर्थन करना होगा। दूसरा, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के पीछे एक तर्क ये भी था कि अगर हम किसी एक गुट के साथ चले जाएंगे तो जाहिर है दूसरे गुट से हमारी दूरी बढ़ जाएगी, तो हम दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए हमने किसी भी गुट में जाना स्वीकार नहीं किया। चूंकि पराधीनता का एक लंबा कालखंड हम फेस कर चुके थे, तो ऐसे में यह था कि हम एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुपालन करेंगे जिस पे किसी का दबाव ना हो और हम स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। तो ऐसी कंडीशन में ये गुटनिरपेक्षता की नीति को हमने अपनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकन सीनेट को एड्रेस करते हुए कहा कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। इट डजंट मीन न्यूट्रलिटी। इसके माने ये नहीं कि हम तटस्थ हैं और हम किसी भी तरह का हस्तक्षेप दुनिया की राजनीति में नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी राष्ट्र को बेवजह गुलाम बनाया जाएगा, उस पर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद थोपा जाएगा या उसको पराधीन करने का प्रयास किया जाएगा, तो भारत चुपचाप नहीं बैठेगा, है ना। हम उस अंतरराष्ट्रीय समस्या पर जरूर दखल देंगे। तो इस तरह से आप देखें कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं, और हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता के कारण समय समय पर हमें अमेरिका का भी बराबर से समर्थन मिला और सोवियत संघ जो कि रूस बाद में बना, उसका भी हमें पूरी तरह से समर्थन मिलता रहा। नेक्स्ट आप देखें, हमारी जो विदेश नीति है वो मूलतः शांति की समर्थक है। गांधी जी के व्यक्तित्व का हमारी विदेश नीति पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। शांति की विदेश नीति से अभिप्राय ये नहीं है कि हम हमेशा शांति का आलाप करते रहेंगे। शांति की विदेश नीति से अभिप्राय यह है कि दुनिया में जहां भी डिस्टर्बेंसेज होंगे या कहीं
तो ऐसी कंडीशन में हम दो जो राष्ट्र संघर्षरत होंगे उनके बीच में आकर हम शांति का समर्थन करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि हमारी जो विदेश नीति है वो शांति की समर्थक रही है। हमने कभी भी किसी भी देश को पराभव या उसको पराधीन करने का प्रयास नहीं किया, और साथ ही साथ विश्व स्तर पर कहीं भी अशांति अगर पैदा हुई तो हमने बाकायदे संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर के विश्व शांति के संवर्धन में बराबर सहयोग किया। नेक्स्ट आप देखें कि पंचशील 1954 में चीन के साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील की उद्घोषणा की, जिसमें 5 तत्व जो है अपनाए गए। अनाक्रमण, कि कोई भी देश किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, और इसके अलावा आप देखें अहस्तक्षेप, कोई भी देश किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आप देखें कि जब हम पंचशील की विवेचना करते हैं और इसके यथार्थ बिंदुओं पर जाते हैं तो ये पाते हैं कि इस पंचशील को अपनाने की वजह से हमें नुकसान हुआ। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया, और उसके बाद आप देखें 1962 में चीन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। जो अहस्तक्षेप वाला जो पॉइंट था, जिसमें कहा गया था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस पॉइंट का फायदा उठाते हुए चाइना ने एक स्वतंत्र राष्ट्र तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लिया, उसको पराधीन बना लिया। तो ऐसी कंडीशन में पंचशील को भी हमने अपनाया। वास्तव में हम शांति के समर्थक हैं। आप हस्तक्षेप बेवजह किसी के मामले में हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं, और अस्तित्व को भी हम स्वीकार करते हैं। इसके अलावा आप देखें, क्योंकि भारत साम्राज्यवाद का शिकार रहा था, तो हमारी विदेश नीति की एक यही विशेषता है कि भारत जो है अपनी विदेश नीति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, ये जहां भी होगा, जिस स्तर पर होगा, हम उसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। साम्राज्यवाद क्या है? यानी वो बात इंपीरियलिज्म, ये वो बात है जो बेवजह दूसरे राज्यों पर राजनीतिक या आर्थिक कब्जा करता है और बाद में उसको उपनिवेश अपना बनाकर निरंतर शोषण करता है। जिस तरह हमारे देश का अनवरत 190 वर्षों तक ब्रिटेन ने शोषण किया। तो चाहे अफ्रीका में हो या एशिया के भी कोई भी राष्ट्र अगर साम्राज्यवाद के शिकार हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी विदेश नीति का एजेंडा है कि हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारी विदेश नीति को लागू करने वाले जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इसका बराबर पुरजोर विरोध करेंगे। 5वां है राष्ट्रीय हित का समर्थन। हमें ये बात याद रखनी है कि न केवल भारत बल्कि दुनिया के तमाम देशों की विदेश नीतियों का आधारभूत तत्व होता है राष्ट्रीय हितों का संवर्धन। कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों से इतर किसी भी पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं करता है। हम आप देखें कि अगर हम ये शांति का समर्थन कर रहे हैं तो यहां भी हमारा राष्ट्रीय हित है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कहीं भी युद्ध जब होता है तो युद्ध की स्थिति में उसकी आंतरिक परिस्थितियां बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। ये हमें ये भी मालूम है कि जितना एक जेट विमान खरीदने में पैसा खर्च होता है, उतने से कम 10 स्कूल खोले जा सकते हैं और 10 हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में युद्ध किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। तो शांति का जो हम इसका जो समर्थन कर रहे हैं, तो इसके पीछे हमारा राष्ट्रीय हित है। आज वर्तमान में अगर हम देखें कि फिलिस्तीन इजराइल विवाद में हम किसी भी राष्ट्र के साथ खड़े नहीं हैं, तो इसके पीछे भी हमारा राष्ट्रीय हित है, क्योंकि हम 57 अरब राष्ट्रों को, मुस्लिम राष्ट्रों को अपना विरोधी नहीं बनाना चाहते, है ना। और साथ ही साथ आप देखें
कि हम इजराइल और उसके समर्थक जो पश्चिमी राष्ट्र बंद गए हो रही है, आप देखें अपने आप कि कट गए जा राष्ट्रीय हित के तहत, जैसे आप देखें पता नहीं। इजराइल को हमने 90 के दशक के पहले तक समर्थन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस समय हम अपने पेट्रोलियम को लेकर अरब राष्ट्रों पर निर्भर थे। अगर हम इजराइल को पूर्व में जैसे ही 1948 में बना था, अगर हम इसको अपना समर्थन दे देते तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि अरब राष्ट्र हमारे विरोधी हो जाते, या तो वो हमें तेल ना देते और देते तो बहुत ही महंगे रेट पर देते। तो आप देखें कि जो राष्ट्रीय हित है वो प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का आधार स्तंभ होता है। इसलिए हम भी अपने राष्ट्रीय हितों के इतर कोई भी पॉलिसी अख्तियार नहीं करते हैं। इसके अलावा आप देखें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, हमारी विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करती है कि हम मिलजुल कर विकास करेंगे, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास जो भी है, और हम चाहेंगे कि दुनिया में ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का एटमॉस्फेयर बना रहे। ये हमारी विदेश नीति का एक आधारभूत तत्व है। एफ्रो एशियाई एकता, क्योंकि अफ्रीका और एशिया ये दोनों महाद्वीप बराबर से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार रहे, इनका अनवरत शोषण हुआ। दूसरा आप देखें, जहां तक संसाधनों का सवाल है तो एशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे ज्यादा जो संसाधन है वो एशिया और अफ्रीका में है। चाहे वो खनिज संसाधन ले लें, मानव संसाधन ले लें, सभी तरह के संसाधनों में ये बहुत ही ज्यादा रिच है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड में और विश्व मुद्रा में जब हम पाते हैं कि हमारा शेयर क्या है, तो हम पाते हैं कि जिन देशों की, यूरोप और अमेरिका की जिन देशों की आबादी मात्र और मात्र 25% है, वो 75% जो है वर्ल्ड ट्रेड में शेयरिंग ले रहे हैं। और जो हम खनिज संसाधनों की दृष्टि से अगर हम अपने को पाएं, या इवन मानव संसाधन आप ले लें, चाइना, भारत, इवन भारत की आबादी को अगर ले लें तो पूरे यूरोप महाद्वीप के सभी देशों के आबादी को जोड़ने के बाद इतनी आबादी केवल भारत के पास है। तो पता ये लगा कि संसाधनों की दृष्टि से भारत और इवन हम कहेंगे पूरा एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज्यादा रिच है, और दोनों ने गुलामी का दंश झेला। तो ऐसी कंडीशन में हमारी विदेश नीति का एक ये भी आधार है कि हम विकासशील देश जो कि अफ्रीका और एशिया में स्थित है, आपस में मिल करके अपने आप को विकसित बनाएंगे। तो आप देखें, चाहे G20 जिसका सम्मेलन रिसेंटली अभी हमारे यहाँ हुआ था, तो जो भी विकासशील देश हैं, अर्धविकसित देश हैं, जो ज्यादातर अफ्रीका और एशिया में ही निवास करते हैं, इनकी एकता पर हमारी विदेश नीति का जबरदस्त फोकस रहता है। और इसके लिए हम अपनी विदेश नीति के माध्यम से बराबर प्रयास करते हैं कि अफ्रीका और एशिया मिल करके विकास के ट्रैक पर आगे बढ़े। नेक्स्ट आप देखें, अगला है विरोधी गुटों के बीच सेतु बंधु बनाने की नीति। जब हमने देखा कि बाकायदे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध का दौर चला, पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच निरंतर शीत युद्ध चला, और कभी कभी वो स्थितियां बनने के कगार पर आ गई कि वो तीसरे विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने बराबर प्रयास किया कि जो विरोधी गुट हैं वो हम अपनी विदेश नीति के माध्यम से उनके बीच सेतु यानी ब्रिज बनाने का काम करें, पुल बनाने का काम करें। और इस काम को हमने बखूबी बहुत ईमानदारी से किया, और समय समय पर दोनों महाशक्तियों के बीच हमने उनमें समझौते आपस में हो इसका प्रयास किया। तो न केवल दोनों महाशक्तियों बल्कि दुनिया के तमाम भू पीड़ित एरिया और वो राष्ट्र जो एक दूसरे के यानी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसे हुए थे, उनके बीच सेतुबंध बनाने का प्रयास किया। और इसके पीछे
हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये राष्ट्रीय नीति का, क्योंकि हमें दोनों से सहयोग भी लेना था, अमेरिका से भी लेना था और सोवियत संघ से भी लेना था। तो राष्ट्रीय हितों की दरकार पर हमने विरोधी गुटों के बीच सेतु बंधा। और दूसरा एक पॉइंट ये है कि हम शांति के समर्थक हैं, राष्ट्रीय हितों के साथ साथ शांति के समर्थन की बात और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात, इन चीजों को माइंड में रखते हुए हमने बराबर विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने का काम किया है। और ये काम हम अभी भी कंटिन्यू किए हुए, हमारे राज्याध्यक्ष बदलते रहे, शासनाध्यक्ष बदलते रहे, लेकिन हमारी विदेश नीति में ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो फाउंडेशन रखा था भारत की विदेश नीति का, आज भी उस विदेश नीति से इतर हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि पंडित नेहरू की जगह अगर कोई और इवन हमारे माननीय मोदी जी उस समय होते तो देश काल और राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए बहुत कुछ इसी तरह की विदेश नीति का निर्माण उस समय किया जाता है। 40 के दशक के बाद 1946 में ही हमने अपनी विदेश नीति का आधार बनाना शुरू कर दिया। 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद खुद करके हमने अपनी विदेश नीति का ट्रैक रूट जो है तय किया। नेक्स्ट देखें, साधनों की पवित्रता। गांधी जी का मानना था कि राजनीति में जो मीन्स हैं वो भी पवित्र होने चाहिए। अब अपवित्र साधनों के द्वारा हम ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते या हम अपनी विदेश नीति को भी आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें कहीं ना कहीं ईमानदारी को फॉलो करना होगा। तो आप देखें, अगर साधनों की साधन अगर पवित्र होंगे तो जो उसके परिणाम निकल करके आएंगे वो भी पवित्र होंगे। अगर साधन अपवित्र हैं, सपोज दैट अगर हम हिंसा को बढ़ावा देंगे तो जाहिर है उसका रिजल्ट भी हिंसा होगा। हालांकि अहिंसा और सत्य उसको उस लेवल पर जैसा गांधी जी चाहते थे उस लेवल पर तो हम नहीं अपना सके, लेकिन भारतीय विदेश नीति का ये बराबर प्रयास रहा कि हमें अच्छे मीन्स के साथ, अच्छे साधनों के साथ ईमानदारी से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रतिवादिता करनी चाहिए। तो साधनों की पवित्रता ये भी हमारी विदेश नीति का की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र संघ का संपूर्ण इतिहास आप उठा करके देखें कि 1945 के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने जितने भी पीसफुल शांतिपूर्ण अभियान चलाए उनमें हमारी भारतीय सेनाओं ने और भारत के जो भी स्वतंत्र संगठन थे और सरकार के अधीन संगठन थे उन्होंने बराबर संयुक्त राष्ट्र संघ के कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया। महासभा में इवन आप देखें हमने बड़ा दिल भी दिखाया। स्टार्टिंग में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का फाउंडेशन रखा गया, जब इसको तैयार किया गया, उस समय अमेरिका और खासकर रूस भी चाहते थे कि भारत जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में आए, लेकिन हमने दूरदर्शिता को नहीं कहेंगे, एक बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि हमारा पड़ोसी जो है चाइना हमसे बड़ा है आबादी में भी, तो इसको परमानेंट मेंबर बना दिया। लेकिन आज हम पा रहे हैं कि जब भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की बात आती है तो सबसे ज्यादा इसका विरोध करने वाला कौन रहा है? चाइना है ना। तो इसे हम जो भी कहें, आफ्टर ऑल जो है हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी अभियान हैं, चाहे विश्व व्यापार संगठन हो या WHO हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सभी अभियानों, विश्व बैंक, सभी के साथ मिलजुल करके हमने वर्क किया है। भारत ने बराबर सहयोग किया है और अभी भी हमारा यही लक्ष्य है भारत की विदेश नीति का कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ से मिल करके विश्व की तमाम जो समस्याएं हैं, आर्थिक, राजनीतिक, उन सभी समस्याओं का समाधान जो है करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि जो भी हमने ये पिलर्स जो आपके भारत की विदेश नीति के जो पिलर्स हैं या आधारभूत स्तंभ हैं
इनको बहुत सोच समझ करके और अपने राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रख करके इन किया गया है। अब इसमें अलग अलग से इन पॉइंट्स पर आगे हम चर्चा करेंगे।